ओके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है। आज के इस ये जो हम टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, पहले हम बता देते हैं हम क्या बताने वाले हैं आप लोगों को हम क्या बताने वाले हैं। क्लास 11th का हमारे पास एक बुक है, जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, मतलब हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, पीछे से आपको दिख रहा होगा। तो ये बुक अगर आपके पास है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये क्लास आप लोगों के लिए लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग, जो हमारा एक टॉपिक है, पहले हम कुछ चौक को ले लेते हैं। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारा टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन, उसकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग क्योंकि पहले से ही लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे तो इसी टॉपिक को अगर समझने के लिए आए हैं, तब भी आप लोग बहुत कुछ समझ रहे होंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग एक टॉपिक को पकड़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन उससे पहले मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए कि आपको हम समझाएं बिल्कुल ही शुरुआत से। ठीक है। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, क्लास 11th का हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स विषय, इस इकोनॉमिक्स विषय के अंदर हमारा एक चैप्टर है तीसरा, थर्ड चैप्टर। इस तीसरे चैप्टर के अंदर का ये जो नाम है, ये यूनिट नंबर 2 में आता है। ठीक है, पहले हम आपको बता देते हैं, ये यूनिट नंबर 2 का एक चैप्टर है जिसका नाम है एलपीजी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं उदारीकरण निजीकरण एक समीक्षा, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं, उदारीकरण निजीकरण, उदारीकरण निजीकरण एक समीक्षा, उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, एक समीक्षा, ये हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा एक टॉपिक था, जिसको हम लोग बहुत ही विस्तृत तौर पे चर्चा कर चुके हैं, जो है हमारा निजीकरण। ठीक है। हम आपको नोट्स लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको एक अच्छे तरीके से नोट्स लिखवा रहे हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा नोट्स भी बने। ठीक है। ये हम देख रहे थे कि हम इसको सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। तो निजीकरण को, इसका जो कहते हैं नहीं, जो एन है, जो नो है, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। वाइट चॉक से हम लिख देते हैं निजीकरण। ठीक है। तो इसमें जो नी है, कुछ ऐसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा निजीकरण। तो इसके अंदर हम लोग को देखना होता है, इसके इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होते हैं। इसमें हम लोग को पहले बैकग्राउंड के हम कुछ देखना होता है। ठीक है। हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं अपने भारत देश की। ठीक है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, ये जो हमारा बुक है, इस बुक के अंदर हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बातचीत करते हैं। ठीक है। जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, उसका हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसकी हम लोग बातचीत करते हैं। तो इस देश, मतलब भारत देश के अंदर हम लोग का जो क्या कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की क्या पृष्ठभूमि रही है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि आपको हम बताया था कि 1947 से लेकर के, इस बैकग्राउंड को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 1947 से लेकर के 1990 तक के बीच में, क्योंकि वैश्वीकरण निजीकरण ये जो हमारा आता है, ये जो हमारा एलपीजी है, ये हमारा 1991 में आता है, ये हमें पता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग का इस समय का जो बैकग्राउंड था, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1990 तक, 1991 में तो हमारा एलपीजी आ गया। बट इससे पहले का जो स्थिति था, इस बीच का जो स्थिति था, वो कैसा था। इस समय हमारा जो सरकार का जो कहते नहीं कि हर क्षेत्रों में सरकार का ज़्यादा हमें कह सकते हैं कि सरकार जो थे, उनका ज़्यादा हमें मतलब उनका ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता था। ठीक है। एक बार अपना जो नोट्स है ना, उसको देख रहे हैं कि आपको हम अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम आपको शुरू से बताते हुए चले हैं, वैसे हम आपको बता सकें। 1 मिनट के लिए हम पहले आप लोगों का पहले नोट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम आपको एक अच्छे तरीके से बता सकें। तो हमारा जो चैप्टर है, इससे पहले हमारा जो चैप्टर है, उसको पहले हम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण, ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोग को बैकग्राउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, आखिर किन कारणों के चलते भारत के अंदर एलपीजी को अपनाया गया। ठीक है।
बैकग्राउंड मतलब हिंदी में कहते हैं पृष्ठभूमि, ठीक है? ये हम थोड़ा-सा आपको रिवीज़न करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को थोड़ा-सा पृष्ठभूमि को देखना होता है कि आखिर वो कौन-कौन से कारण थे, जिसकी वजह से हम लोग के देश के अंदर एलपीजी को लेके आया गया। लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन को लेकर के आया जाता है, ठीक है? तो इसमें हम आपको बताए थे कि जो क्या कहते हैं 1947 से लेकर के 1990 तक के बीच में, ठीक है? ये जो हमारा टाइम पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है 1947 से, ये हम नोट्स वगैरह आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है? इससे पिछला वाला क्लास जब आप लोग देखेंगे, तो उस समय आपको नोट्स देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें सरकार की भूमिका बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलती थी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था, उसमें जो गवर्नमेंट का जो रोल था, वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। जो निजी क्षेत्र था, उनका रोल बहुत ही कम देखने के लिए मिलता था। विदेशी व्यापार जो हम लोग का था, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था, टैक्स लिया जाता था, आयात-निर्यात पे इतना टैक्स लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, विदेशी निवेश भी हमारा बहुत कम था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार जो था, वो भी हमारा कम होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और ये जब स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे देश में इकोनॉमिक हम लोग के देश में जो आर्थिक संकट आ रहा होता है, तो उस स्थिति में हम लोग की जो सरकार है, आरबीआई है, ठीक है? सरकार का बैंक है आरबीआई, वो क्या कहते हैं आईएमएफ जी के पास जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि हमें कुछ क्या कहते हैं, हमें कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है? हमें कुछ पैसे चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो बोलते हैं ओके, हम आप लोगों को जो लोन है वो दे देंगे, ठीक है? बट आपको कुछ शर्तों को मानना होगा। वो शर्त ये होगा कि आपको अपने देश के अंदर इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म करना होगा, ठीक है? तो बोलते हैं ओके। ओके मतलब कि जो भारत देश है वो कहते हैं हम लोग अपने देश के अंदर जो इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म है वो करेंगे। तो सरकार को इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म में कुछ चीज़ों को वो बोलते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि सरकार को क्या करना होगा, अपनी जो भूमिका है, जो फैक्ट्री वग़ैरह होता है, उत्पादन उत्पादन के जो साधन होते हैं, उसमें अपनी भूमिका को कम करना होगा, ठीक है? और आयात-निर्यात पर जो प्रतिबंध आप लगाए हैं ना देश के अंदर, उसको कम कर दीजिए, ठीक है? इनको ख़त्म कर दीजिए। आयात-निर्यात पे जो प्रतिबंध है, उनको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है? तो 1991 में जो भारत सरकार और आरबीआई है, मतलब भारत सरकार के जो बैंक है आरबीआई, वो इन शर्तों को मान लेते हैं, आईएमएफ की शर्तों को मानते हैं, ठीक है? और अपनी अर्थव्यवस्था में एक सुधार कर देते हैं, जिसको हम लोग एलपीजी के तौर पे देख रहे होते हैं। तो ये हम आप लोगों को थोड़ा-सा बैकएंड की चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? नोट्स हम थोड़ा-सा पढ़ने का इसीलिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि हमारी जो बुक है, उस बुक को भी जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें हम लोग को पहले बैकग्राउंड को देखना होता है, ठीक है? और जब आप लोग बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो हम यहाँ पे पढ़ाएँगे। तो इसी तरीके से आप लोग बुक को जब पढ़ेंगे बिल्कुल सेम, ठीक है? बिल्कुल लगेगा कि हम जब यहाँ पे बताए हैं ना, इसी तरीके का एक थोड़ा-सा कह सकते हैं लैंग्वेज थोड़ा-सा अलग तरीके से लिखा गया है। हम यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग इसके बाद जो बुक है उसको रीड करेंगे, ठीक है? आपको पता चलेगा, ठीक है? तो हम लोग क्लास 11th के इस चैप्टर पे बातचीत कर रहे हैं। इसमें हम आपको एक टॉपिक बता चुके हैं, जो है हमारा एलपीजी के अंदर निजीकरण। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर मूव कर जाएँगे, ठीक है? इस चैप्टर में हमें 2 चीज़ पर फ़ोकस करना था। एक था हमारा क्या कहते हैं प्राइवेटाइज़ेशन, और एक था हमारा ग्लोबलाइज़ेशन। तो हम प्राइवेटाइज़ेशन के बारे में आपको बताने का प्रयास किए, ठीक है? अब हम आपके साथ साझा करेंगे ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में, ठीक है? और आप लोग को समझना है। तो हम इसको पहले पूरा अच्छे तरीके से मिटा देते हैं, ठीक है? और अच्छे तरीके से आप लोग सुनिएगा। हम सही कह रहे हैं, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जितना हो सके उतना नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि नोट्स जो होगा वही आपका एग्ज़ाम के समय आपको काम आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? आप लोग बस कुछ नहीं करेंगे ना, बस जो हम बोर्ड में लिख रहे हैं ना, उस चीज़ को अगर आप लोग लिख लेंगे बस, ठीक है? तो आपका अच्छे अच्छे तरीके से आपका नोट्स बनेगा, ठीक है? और अच्छे से अगर फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन्स आंसर्स को अगर लिखेंगे, तो हम कन्फर्म कह सकते हैं, आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग एलपीजी की बातचीत करते हैं, ठीक है? तो एलपीजी के अंदर हम लोगों को, जिसको हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, तो एल हमारा इस तरीके से हम लोग रखे, ठीक है? और इसमें हमारा क्या कहते हैं, जो एल है उसको हम लोग लिबरलाइज़ेशन के तौर पे देखते हैं। जो हमारा उदारीकरण होता है ना, जो हमारा लिबरलाइज़ेशन होता है,
वो 2 लेवल पे होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारे घरेलू लेवल पे, ठीक है? जिसको हम लोग प्राइवेटाइज़ेशन के तौर पे देख रहे होते हैं, एक हमारा वैश्विक स्तर पे होता है, ठीक है? इसको हम लिख देते हैं घरेलू स्तर पर, ठीक है? उदारीकरण 2 लेवल पे हमें देखने के लिए मिलता है। उदारीकरण 2 स्तर पर होता है, ठीक है? एक हमारा होता है घरेलू स्तर पे और एक हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है? ये छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? बुक पढ़ते समय ऐसे-ऐसे वर्ड जब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये सब लगेगा, ठीक है? और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जब हम लोग ग्लोबलाइज़ेशन की बातचीत करते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दिए थे, ठीक है? इसके बारे में हम जो बैक क्लास जो इससे पहले वाला जो हमारा क्लास हुआ है, उसमें अगर आप लोग देखेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम इस ग्लोबलाइज़ेशन पे थोड़ा-सा बातचीत करते हैं। ग्लोबलाइज़ेशन क्या होता है? इसमें हम लोग एकीकृत करते हैं। एकीकृत करना मतलब इसमें हम लोग जोड़ते हैं। जैसे जितने भी देश हैं, देश को जब हम लोग जोड़ रहे होते हैं आपस में या फिर हम ऐसा कहें इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को, बाज़ार को विश्व के साथ जोड़ना, ठीक है? मतलब जैसे कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है? मान लेते हैं हमारा इंडिया है, उसको विश्व के देशों के साथ जो हम लोग जोड़ रहे होते हैं ना, उसको हम लोग वैश्वीकरण के तौर पे देख रहे होते हैं। इसको हम एक डेफ़िनेशन के तौर पे आपको लिखवाने का पहले प्रयास करेंगे, ठीक है? जिससे कि एक अच्छा आपका नोट्स भी बने, ठीक है? और आपका जो समय है, वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो। तो ग्लोबलाइज़ेशन क्या होता है? इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ा जाता है। तो पहला डेफ़िनेशन हम लोग को यही लिखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व विश्व के देशों के साथ विश्व के साथ जोड़ना। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय जो बाज़ार है, भारतीय जो मार्केट है, उसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? भारतीय बाज़ार को विश्व के विश्व के साथ जोड़ना, या विश्व के देशों के साथ जोड़ना, विश्व के साथ जोड़ना, ठीक है? मतलब जब हम लोग भारतीय बाज़ार को विश्व के देशों के साथ जोड़ देते हैं। आपको पता है, अभी जो मेरे पास माइक है, ये जो माइक अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हम इतना अच्छे-अच्छे कपड़ा पहने हैं, ठीक है? जैसे हम ये पहने ब्लेज़र जैसा जो मेरे पास है, मेरे पास अभी टी-शर्ट है, ठीक है? मेरे पास अभी क्या कहते हैं, जो भी चप्पल है, ठीक है? वैसे अगर हम बताएँ आप लोगों को तो ये जो हमारे पास मोबाइल है, जिससे हम रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, ये हमारे पास साइवो का क्या कहते हैं ट्राइपॉड है और भी कई सारी चीज़ें। ये सब कुछ हमारे पास क्यों है? या फिर हम ऐसा कहें, ये जो आप लोग इतने अच्छे तरीके से ये जो हम लेक्चर आप लोगों के लिए ले पा रहे हैं, ठीक है? इस लेक्चर के दौरान जो आप लोग घर में बैठ कर के इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये जो क्लास आप लोग देख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्लास हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन है, ठीक है? आप लोग अभी जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो भी कहीं न कहीं हम लोग को ग्लोबलाइज़ेशन का एक परिणाम के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। आज हमारे घर में जो चीज़ें हैं ना, वो विदेशी ही हैं, ठीक है? जैसे मोबाइल, टीवी, इन सामानों का हमारे पास होना एलपीजी का ही देन है, ठीक है? ये चीज़ हमें थोड़ा-सा पता होना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे पास है अभी के समय, वो कहीं न कहीं इन्हीं एलपीजी का ही देन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? कुछ पॉइंटों को हम आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है? जिससे कि आपका जो शॉर्ट नोट्स है, वो बनता चले, ठीक है? बनते चले मतलब अच्छे तरीके से हम बनाते रहेंगे, तो आप लोग भी अच्छे से उसको लिख लेंगे, तो आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है? और मेरा जो पर्पज़ है, वो यही है कि हम आपका जो समय है, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करें, ठीक है? उसको सही तरीके से हम मतलब वो जो समय है, वो दोबारा नहीं आ सकता, ना ही मेरा समय आ सकता है, ना ही आप लोगों का समय आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये दायित्व होना चाहिए कि हम सही तरीके से जो भी लेक्चर्स है उसको बनाएँ, ठीक है? और ये लेक्चर्स ना सिर्फ़ हमारा बस अभी काम आ रहा हो, बल्कि अगर आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 50-100 साल के बाद भी अगर कोई इस लेक्चर्स को देख रहा हो, तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँच रहा हो। तो अभी हम इंग्लिश में बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है? इंग्लिश में आप लोगों को लिखना है, ठीक है? इंग्लिश में आप लोग क्या लिखेंगे? इंग्लिश में आपको टेक डाउन करना है। आपको लिखना है इन इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग द, एन है, ठीक है, इंटरग्रेटिंग इंटरग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी, इंटरग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब शेष विश्व के देशों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना। जो भी हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारा जो बाजार है, उसको जो हम लोग अपनी देश की अर्थव्यवस्था के साथ और भी जितने भी देश है उनकी अर्थव्यवस्था के साथ जो हम लोग जोड़ रहे होते हैं, अ, उसको हम लोग वैश्वीकरण के तौर पे देख रहे होते हैं, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। ये जी मतलब ग्लोबलाइजेशन है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जी का अर्थ हम लोग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर मतलब प्राइवेटाइजेशन के तौर पे हम लोग देख रहे होंगे। इसका जो स्पेलिंग है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, पता चले एक भी स्पेलिंग गलत हो गया तो जैसे हम आपको इतना कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब का सब मेरा चले जाएगा, ठीक है। और अगर एक भी स्पेलिंग गलत होगा तो आप लोग 10 साल तक ये वीडियो रहेगा, तो 10 साल तक आप लोग मुझे ताना सुनाते रहेंगे कि आप उस स्पेलिंग को गलत लिखे थे। पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और एक और वर्ड है हमारा एल, लिबराइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग उदारीकरण के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग निजीकरण के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड है जिसको अगर हम लोग लिख लेंगे तो हमारा क्या कहते हैं अच्छा नोट्स बनता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट है बुक को पढ़ना और साथ में नोट्स को बनाना, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं रखते हैं, ठीक है। हम अगर चाहे तो आपका सेशन बहुत ही बड़ा बड़ा कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम लोग अगर 20 ही मिनट में 25 मिनट में अगर किसी भी टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें हम एक पॉइंट आप लोगों को लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, इस टॉपिक के अंदर हम एक पॉइंट आपके साथ साझा करना चाहते हैं। इसमें हम लोग आयात निर्यात पर शुल्क और अन्य प्रतिबंध कम करते हैं। इसमें मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग आयात निर्यात पे जो शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है और जितने भी अन्य प्रतिबंध है उसको कम कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हम बोल देते हैं, इसमें हम लोग ये जो ग्लोबलाइजेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग आयात निर्यात पर शुल्क एवं अन्य प्रतिबंध को कम करते हैं। इंग्लिश वाले छात्र लिखेंगे रिड्यूस द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, रिड्यूस द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी फ्रॉम ऑन द फॉरेन ट्रेड, फ्रॉम ऑन द फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, यानी सीमा शुल्क कम करना, विदेशी निवेश में वृद्धि करना, इसका अर्थ हम लोग इस तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपनी अर्थव्यवस्था है ना उसको मुक्त अर्थव्यवस्था के तौर पे तब्दील कर देना, ठीक है। अपना जो इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी के तौर पे बदल देना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ कुछ टॉपिक है जो हम लोग को अगर पता होगा तो हमारा अच्छा इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा होगा हम लोग को, ठीक है। और ज़्यादा मुझे जितना बोला जाता है ना कि क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत ही टफ है, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, बुक को पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो कंफर्म हम कह सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट हमारा डिफिकल्ट नहीं होता। हम खुद अभी मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मुझे इतना पता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम लोग समय दे रहे हैं, समय देने का अर्थ पता क्या है? आप लोग को लगेगा समय मतलब क्या? समय का अर्थ यहाँ पर हम लोग क्योंकि ऐसी जगह से आते हैं ना जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना वो एक मोबाइल के अंदर है, ठीक है। और उस मोबाइल का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना दोनों हमारे हाथों में है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जब हम लोग मोबाइल लेते हैं, ठीक है, मोबाइल में हमारे पास जो मैथ का लेक्चर है वो अगर हम लोग देखेंगे तो हमें वो नॉलेज मिलेगा, वो जो ट्रिक है, वो जो शॉर्टकट है, जो भी चीज़ वो सर बताते हैं तो वो हमें पता चलेगा। और उसी मोबाइल से हम लोग किसी का कोई और चीज़ देख रहे हैं तो उसका दुरुपयोग के तौर पे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ पर अगर हमें कंट्रोल होगा कि हमें कहाँ पर उस चीज़ को सदुपयोग करना है, कहाँ पर अपना उस चीज़ को मतलब सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, मोबाइल का एक सही फ़ायदा उठाना है, तो हम लोग कन्फर्म हमारा फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारा बस थोड़ा-सा था, ठीक है। और इसमें थोड़ा-सा हम डेफ़िनेशन आपको लिखवाने का प्रयास किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको
हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ-कुछ पॉइंटों को जो हम लिखवा रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? मतलब क्या होता है ग्लोबलाइज़ेशन, मतलब हम एक बार बिल्कुल दोबारा से बिल्कुल समराइज़ कर रहे हैं सब चीज़ को। अपने देश की अर्थव्यवस्था को, जो अपने देश की बाज़ारों को हम लोग शेष विश्व के देशों के साथ जोड़ देंगे, ठीक है? तो वो हमारा वैश्वीकरण होता है, ठीक है? और उसी वैश्वीकरण के कारण मतलब हमारे देश के अंदर जो माइक आया है, वो कहीं न कहीं अगर जैसे मान लेते हैं ये जो माइक है, ये चाइना का माइक है, तो ये बाहरी चाइना से हमारे देश के अंदर आया। क्यों आया? क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हमने शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा। अगर हम लोग नहीं जोड़ पाते तो ऐसी स्थिति में क्या होता? ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके। अगर हम लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के देशों के साथ नहीं जोड़ पाते, अगर हम लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को मतलब अलग-अलग देशों के साथ अगर कनेक्ट नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में जो आप लोगों तक ये जो आवाज़ पहुँच पा रहा है, वो बहुत ही झिर-झिर, झिर-झिर पहुँच रहा होता, ठीक है? और एक और चीज़ बोलेंगे, ये जो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना, वो भी नहीं देख पाते, ठीक है? वो जो घर के अंदर का जो हमारे देश के अंदर का जो मोबाइल है, उसी से हमारा काम चल रहा होता, ठीक है? तो ये हमें थोड़ा-सा पता होना चाहिए और हमारा इस तरीके से नोट्स बनेगा। हम आप लोगों को सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं और सिंपल हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अभी मेरा भी कुछ-कुछ क्लासेस है जिसको मुझे भी देखना होता है, ठीक है? तो ये हमारे ग्लोबलाइज़ेशन का एक प्रभाव को हम थोड़ा-सा लिख देते हैं, ठीक है? जो कि आप लोगों को काम आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? ग्लोबलाइज़ेशन का प्रभाव क्या है? ये जो है ना, ये हमारा ये जो डस्टर के तौर पे हम यहाँ पर ये जो टी-शर्ट है, इसमें हम थोड़ा पानी गीला करके लेके आए हैं, ठीक है? वो हम इसीलिए लेके आए हैं कि ये जो बोर्ड है ना, फिर उसके बाद आपको दिखेगा नहीं। जब हम लोग ग्लोबलाइज़ेशन के प्रभाव की बातचीत करते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है? इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने के लिए मिला, हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात, हमारे देश के अंदर जब वैश्वीकरण होगा ना, जो हमारे देश में जो जितने भी देश है, जब जुड़ जाएगा आपस में, तो ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जो इम्पोर्ट है, ठीक है, वो बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्यों बढ़ेगा? इसको हम थोड़ा-सा बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है? आप लोग पढ़ेंगे बुक को तो और गहराई में बहुत कुछ और भी जान रहे होंगे, ठीक है? हम आपको बस छोटे-छोटे नोट्स लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है? इस ग्लोबलाइज़ेशन का प्रभाव ये पड़ा जब हमारा देश जो है वो वैश्वीकरण का प्रभाव ये पड़ा कि आयात बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? निर्यात बहुत ज़्यादा हो गया, निवेश बहुत ज़्यादा होने लग गया, तकनीक में वृद्धि होने लग गई, ठीक है? एक देश की तकनीक दूसरे देश में आने लग गई, ठीक है? तो यही हम लोग का कुछ पॉइंट होता है। इम्पोर्ट कैसे बढ़ेगा? हमारे देश के अंदर जो सामान है, वो आता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? हमारे देश से जो सामान है, एक्सपोर्ट, ये टॉपिक पता है आपको थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर हम विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे, ठीक है? इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे कम से कम 20 मिनट का समय चाहिए, तब जा कर के हम कन्फर्म इस टॉपिक पर एक एक क्लास लेकर के आपको समझा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक खुद इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये टॉपिक है ना, ये खुद एक अच्छा खासा समय ले सकता है, ठीक है? तो हम बस सिंपल से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इम्पोर्ट मतलब हमारे देश के अंदर जो सामान आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे देखने के लिए मिलेगा और हमारे देश से जो सामान जाएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? मतलब कि वैश्वीकरण का आयात में भी प्रभाव पड़ेगा और निर्यात में भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? और निवेश में वृद्धि होगा, जो हमारा निवेश है, जो हमारा यहाँ से जो कंपनी है, वो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है? और तकनीक में वृद्धि होगा, जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अगर हमें पता होगा, ठीक है? और ये छोटे-छोटे पॉइंट अगर हम लोग अपने क्या कहते हैं पेपर के समय यूज़ कर रहे होंगे, अपने क्या कहते हैं एग्ज़ाम के समय अगर इस पॉइंटों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है? और अगर हमें कुछ पॉइंट याद रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा इस साइड हम थोड़ा-सा कैमरा कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर हमें ये छोटे-छोटे पॉइंट पता होगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बहुत ही अच्छा आंसर भी बन रहा होगा। यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिखवा रहे हैं, ठीक है? बट यही शॉर्ट नोट्स आप लोगों का एग्ज़ाम में आपको काम आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये फिनिश हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ हम लिख देते हैं फिनिश, ठीक है? हम ज़्यादा लंबा चैप्टर को नहीं खींचना चाहते। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगे या कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, और आपको हम वो जो कमेंट है उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये क्लास भी हमारा मुझे लगता है 4 क्लास या 3-4 क्लास में हम इसको ले चुके हैं, ठीक है। बट हम सिंपल तरीके से इस चैप्टर को बताने का प्रयास किए और शॉर्ट नोट्स आप लोगों का बनवाने का प्रयास किए, ठीक है। जिस तरीके से हम अपने टीचर से पढ़े थे ना, हम सोचे कि हम भी आप लोगों को उन उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें, एक अच्छा माध्यम से हम भी आप लोगों तक ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो अपना नोट्स है, इकोनॉमिक्स का जो बुक का जो फॉर्मेट है, जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स है, उस पर भी थोड़ा बातचीत करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। तब भी अगर आप लोगों से कोई सा भी क्वेश्चन ना बने, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आप लोगों का अच्छे से जो रिप्लाई है वो देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर अगर क्या कहते हैं, अगर हम कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाए ना, तो हम उस चीज़ के लिए पहले ही सॉरी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इतने अच्छे तरीके से इन वीडियोस को सुनने के लिए, ठीक है, और हम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी शब्द मेरा आप लोगों को अच्छा ना लगे, तो ऐसी स्थिति में हम उस चीज़ के लिए पहले ही माफ़ी माँगेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो ज्ञान है ना, जो हम लोग का शिक्षा है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो हमारा हमेशा काम आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। किसी भी टीचर को हम लोग फॉलो करके अगर कुछ भी चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी स्किल को प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी कौशल हो या फिर ज्ञान हो, वो हमारा हमेशा काम आ रहा होता है। तभी अभी मेरे पास ये थोड़ा सा जो नॉलेज था उसको हम आपके साथ शेयर किए, तो क्यों कर पाए, क्योंकि ये मेरे पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी हमारा जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स को देखिए और साथ में बुक को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ये हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में।